हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे एसी फंडामेंटल सर्किट्स एंड सर्किट थ्योरी का पार्ट थर्ड। ठीक दोस्तों, तो जिसने अभी हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उन्हें देख सकता है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। ठीक दोस्तों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज की सीरीज में अगला चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स परटेंट टू रजिस्टर ओनली। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो रजिस्टर के लिए केवल लागू होगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कैन डिसिपेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोर डिवाइस, या कनेक्टिंग लाइन इन पैरेलल इन इंक्रीज द टोटल वैल्यू, अपोज सडन चेंज इन वोल्टेज। तो जो रजिस्टर होता है वो दोस्तों जो क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ पावर होता है उसको डिसिपेट कर सकता है। ठीक है, जो कुछ पावर होगी उसको डिसिपेट कर सकता है, बकाए नहीं कर सकता है कि वो एनर्जी की स्टोर नहीं करता है। एंड अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करें, टोटल वैल्यू का मान कम होता है ना कि इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड ये सडन चेंज इन वोल्टेज का विरोध नहीं करता। ठीक है, अपोज नहीं करता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू ए पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट से मतलब इस जो दिए हैं स्टेटमेंट, उनमें से पैरेलल सर्किट में क्या रेफर करेगा। तो देखते हैं, जब करंट थ्रो ईच एलिमेंट इज सेम, तो पैरेलल सर्किट है अगर, तो पैरेलल सर्किट में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो करंट का मान होता है सभी में अलग अलग होता है, लेकिन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस वो सेम होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट इज इन प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन एनी वन ऑफ द रजिस्टर, द करंट थ्रो एनी वन एलिमेंट इज लेस दैन द सोर्स करंट। तो ये बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन डी, कि जो इसकी किसी भी ब्रांच में करंट होगी, ठीक है, वो टोटल करंट से, जो उसकी टोटल करंट होगी उससे सदैव कम होगी। प्रत्येक ब्रांच में अगर करंट का मान अलग अलग है तो जो टोटल करंट जा रही है उससे उसका मान कम ही होगा प्रत्येक ब्रांच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए पैरेलल एसी सर्किट इन रेजोनेंस विल। एक पैरेलल एसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जो दोस्तों जानते हैं कि जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें जो इम्पीडेंस होता है, ठीक है, जेड, उसका मान क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम। ठीक है, तो हैव ए हाई इम्पीडेंस एंड पैरेलल सर्किट में जो करंट का मान होता है वो होता है दोस्तों मिनिमम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायर बाउंड रजिस्टर्स आर अनसुटेबल फॉर यूज एट हाई फ्रिक्वेंसीज बिकॉज दे। तो ये जो वायर बाउंड रजिस्टर होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसीज में यूज के लिए क्यों अनसुटेबल होते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें जो अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट्स, ठीक है, एग्जिबिट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई। जो कॉइल का इंडक्टेंस होता है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, किसके द्वारा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एल बराबर होता है क्या, एन फाई बाई आई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हम लोग फाई का मान रख देते हैं कि फाई बराबर क्या होता है दोस्तों, फाई बराबर होता है एन आई बाई एस। ठीक है, तो यहाँ से जब एल बराबर निकल के आता है तो एल बराबर निकल के आता है एन स्क्वायर आई बाई आई इंटू एस। तो आई से आई जब कैंसिल हो जाता है तो एल बराबर निकल के आता है एन स्क्वायर अपॉन एस। ठीक है, एल एल बराबर निकल के आता है एन स्क्वायर बाई एस। तो यहाँ पे एस बराबर भी हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं, एस बराबर होता है जो रिडक्टेंस होता है उसका मान होता है 1/म्यू एल बाई ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम लोग एल का मान निकालते हैं इक्वलेंट, तो ये आ जाता है क्या, एन स्क्वायर अपॉन 1/म्यू एल बाई ए। तो एल बराबर जो निकल के आता है ये आता है क्या, म्यू ए एन स्क्वायर बाई एल। ठीक है, तो जो फाइनली एल का एक फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है म्यू ए एन स्क्वायर बाई एल। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वो क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग कोर लेंथ, अगर कोर लेंथ को बढ़ाएंगे मतलब एल का मान बढ़ाएंगे तो सॉरी एल ये इंक्रीजिंग कोर लेंथ की लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो जो इंडक्टेंस है उसका मान क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग बोल रहा है, ये नहीं होगा। अगला, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर एन के इन्वर्सली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एन का मान अगर डिक्रीज करेंगे तो एल का मान भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखेंगे, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द फॉर्मर। तो अगर हम लोग जो फॉर्मर है उसका डायमीटर अगर कम करेंगे मतलब डायमीटर कम करेंगे तो जो उसका एरिया है वो भी कम होगा। तो अगर ए को भी कम करेंगे तो एल का मान भी कम होगा, तो यहाँ पे भी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो और अगला देखेंगे क्या कह रहा है, चूजिंग फॉर मटेरियल हैविंग हाई रिलेटिव परमिलिटी। तो अगर जो रिलेटिव परमिलिटी है म्यू आर
उसका मान अगर हम लोग हाई लेंगे, कोई भी मटेरियल है अगर परमिलिटी हाई है तो जो इंडक्टेंस का मान है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा मटेरियल चुनेंगे जिसकी रिलेटिव परमिलिटी हाई हो। अगला क्वेश्चन, द पावर टेकन बाय ए 3 फेज लोड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो जो 3 फेज लोड में पावर लेते हैं हम लोग, उसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो दोस्तों उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? उसका होता है जो पी 3 फेज होती है वो होती है अंडर रूल 3 वी एल आई एल कॉस फाई। ठीक है, √3 वी एल आई एल कॉस फाई। अगला क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर ऑफ सिंगल फेज वाट मीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर टोटल पावर कंज्यूम्ड बाई एन अनबैलेंस्ड लोड फेड फ्रॉम ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम में सिंगल फेज वाट मीटर के द्वारा अनबैलेंस्ड लोड नापने के लिए कितने रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, कितने वाट मीटर रिक्वायरमेंट आवश्यकता होगी? तो सिंगल फेज के दोस्तों अगर 4 वायर सिस्टम है तो जो नंबर होते हैं वाट मीटर की संख्या होती है वो होती है दोस्तों n-1। ठीक है, जितने वायर हों उनमें से एक कम करेंगे तो अनबैलेंस लोड मापने के लिए हम लोगों को जो मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर है वो निकल आएंगे। तो कितने होंगे दोस्तों? 3 की। ठीक है, अगर यहीं पे बैलेंस लोड होता तो बैलेंस लोड में दोस्तों क्या होता कि 1 वाट मीटर से भी हम लोग 4 वायर का या 3 वायर का माप सकते हैं, कि सिंगल सिंगल का पावर माप के इस तरह से निकाल सकते हैं और तीनों को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ए 3 फेज सप्लाई फ्लोटिंग न्यूट्रल इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट वे गिव राइज टू। तो 3 फेज सप्लाई सिस्टम में जो न्यूट्रल होता है वो अनडिजायरेबल किसके लिए होता है? क्योंकि वो अनइक्वल लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, वो लोड के अक्रॉस अनइक्वल लाइन वोल्टेज के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है, इसलिए उसको हम लोग जो फ्लोटिंग कंडीशन में न्यूट्रल होता है उसको नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैज, एक सीरीज आरएलसी सर्किट दिया है, आर बराबर 80 ओम, एल बराबर 100 माइक्रो एम्पियर एंड सी बराबर 300 पिको फैरेड एंड वी बराबर 20 वोल्ट। ठीक है, तो द करंट एट रेजोनेंस विल बी। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए बोल रहा है, तो रेजोनेंस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जो एक्सएल होता है वो एक्ससी के बराबर हो जाता है एंड जो जेड होता है वो आ जाता है दोस्तों किसके? आर के इक्वलेंट। ठीक है, तो जेड बराबर हो जाता है आर रेजोनेंस कंडीशन में। ठीक है, तो जो करंट होगी पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन में वो क्या होगी? आई बराबर जो करंट होती है वी अपॉन जेड, और जेड इक्वलेंट होता है आर, तो वी अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, तो वी का मान कितना है दोस्तों? 20 एंड आर का मान है 80 ओम। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये आ जाएगी 0.25 एम्पियर के आसपास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, फॉर द फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव द आरएमएस वैल्यू ऑफ। फुल वेव रेक्टिफायर की साइन वेव की आरएमएस वैल्यू क्या होगी फुल वेव रेक्टिफाइड की? तो फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो क्या होती है? तो आरएमएस बराबर आई आर एम एस बराबर क्या होता है दोस्तों? वो होता है IM/√2। ठीक है, तो √2 का भाग अगर हम लोग यहाँ पे √2 पर नीचे गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 का मान 1.414 आई मैक्स अपॉन 2। 2 से जीरो ये कटेगा जब 1.414 0.707 आई मैक्स। तो जो IRMS वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707 आई मैक्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू पीक फैक्टर। तो इनमें से कौन सी वेव का जो पीक फैक्टर है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी? तो देखेंगे हम लोग स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव का जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर बराबर क्या होता है दोस्तों? तो पीक फैक्टर बराबर होता है क्या? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो स्क्वायर वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है, वही एवरेज वैल्यू होती है, तो पीक फैक्टर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, एंड साइन वेव का क्या होता है पीक फैक्टर? मैक्सिमम वैल्यू वीएम हो गई एंड आरएमएस वैल्यू इसकी क्या होती है? वो होती है VM/√2। तो यहाँ से जो पीक फैक्टर इसका निकल के आता है वो निकल के आता है √2। √2 का मान कितना होता है? 1.414। ठीक है, और अगला देखेंगे क्या कह रहा है? हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, जो हाफ वेव का होता है पीक फैक्टर, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वीएम एंड जो इसकी आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है VM/2। वीएम से वीएम जब ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, तो इसकी जो पीक फैक्टर आएगा वो आएगा 2। एंड यहीं ट्रेंगुलर वेव का देखेंगे, ट्रेंगुलर वेव का जो पीक फैक्टर होगा वो होगा Vmax अपॉन VM/√3 होता है इसका। तो यहाँ से जब √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 का मान 1.732 इस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है उसका पीक फैक्टर का मान आया है 2। ठीक है, बकाया सभी का मान कम है हाफ वेव रेक्टिफायर के पीक फैक्टर से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया इज, तो इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो है दोस्तों 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी की जो सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव इज 200 वोल्ट। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो साइन वेव है उसका आरएमएस वैल्यू दिया है, वी आर एम एस बराबर दिया है 200 वोल्ट। तो हाफ वेव की जो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वी आर एम एस बराबर होती है क्या, वी एम बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वी एम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, वी आर एम एस दिए 200 इंटू टू, तो जो वी मैक्स आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 400। ठीक है, अब वी मैक्स की वैल्यू होगी 400। अब वो बोल रहा है आर एम एस वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड ए सी विल बी। अब वो फुल वेव रेक्टिफाइड की आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम लोग जानते हैं फुल वेव की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वो होती है वी एम बाई रूट टू। ठीक है, तो वी एम का मान निकला है दोस्तों 400 एंड रूट टू। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट टू का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे रूट टू का मान रख देंगे 1.414, तो हो जाएगा 200 इंटू 1.414। तो जब इसको इंटू करेंगे तो आएगा 228.8 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वोल्टेज इन ए सर्किट फॉलोज द लॉ वी बराबर 100 साइन ओमेगा टी इफ द फ्रिक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द वोल्टेज टू राइज टू 50 वोल्ट। तो ये कह रहा है कि जो ये वोल्टेज है तो उसकी जो वैल्यू है 50 वोल्ट तक राइज होने में कितना समय लेगा अगर फ्रिक्वेंसी 25 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इक्वेशन दी है तो वो क्या कह रहा है कि जो वी का मान है वो 50 वोल्ट कितने समय में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वी बराबर 50 वोल्ट रख देंगे इक्वेशन के बराबर करके, तो क्या हो जाएगा कि वी बराबर जब हम लोग 50 वोल्ट रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू ये हो जाएगा 100 साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 2 पाई एफ। ठीक है, तो 2 पाई एफ रख देंगे यहाँ पे, 2 पाई एफ का मान कितना है 25 हर्ट्ज, तो 25 इंटू टी। ठीक है, समय निकालना है हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 से 100 को काटेंगे 2 बार तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 25 दूनी 50 पाई टी। ठीक है, तो अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है दोस्तों साइन 30 का। और साइन 30 को हम लोग पाई के अगर टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन 30 को पाई के टर्म में क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग अगर साइन 30 बराबर साइन 50 पाई टी करेंगे तो इनको इक्वेशन मतलब इनको कंपेरिजन करेंगे तो पाई बाई 6 बराबर आ जाएगा हम लोगों का 50 पाई टी। ठीक है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी बराबर निकलेगा वो क्या आ जाएगा 1/300 सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा कि 1/300 सेकेंड पर जो वोल्टेज है उसका मान 50 वोल्ट तक राइज कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द आरएमएस वैल्यू ऑफ प्योर कॉजाइन फंक्शन इज, तो जो प्योर कॉजाइन फंक्शन होता है इस मतलब साइनोसोडियल, तो उसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 0.707 ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, कई बार भी निकाल चुके हम लोग। अगला क्वेश्चन, ओम इज यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओम इनमें से किसकी यूनिट होती है सिर्फ एक को छोड़ के, तो देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सएल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी, रेजिस्टेंस आर, इन तीनों की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस होता है इसकी यूनिट नहीं होती है, इसको छोड़ के बकाया सबकी यूनिट होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो होती है फैरेड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए बराबर 8 एंगल 30 डिग्री एंड बी बराबर 2 एंगल 15 डिग्री, द वैल्यू ऑफ ए बाई बी। तो जब ए अपॉन वी निकालना होता है इस तरह से अगर एंगल और उनके मान दिए हों तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ए एंगल 30 अपॉन 2 एंगल 15, तो ये निकालते हैं, इसको हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं, लेकिन जो अगर अपॉन में निकालना होता है तो जो एंगल होते हैं उनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन वी बराबर ये हो जाएगा 2 से 8 को काटेंगे 4 बार एंड 30 डिग्री से 15 डिग्री घट जाएगा तो कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एंगल 15 डिग्री। अगर यहाँ पे इंटू में होता तो इंटू में जो एंगल होते हैं वो जुड़ जाते हैं, बकाया जो उनका मल्टीप्लिकेशन होना है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ट्रू फॉर अपेरेंट पावर इन एन एसी सर्किट। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है जो एसी सर्किट पावर अपेरेंट पावर के लिए सही है, सत्य है। तो जो एसी सर्किट में अपेरेंट पावर होती है वो होती है दोस्तों वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ आर एल सी सर्किट विल इंक्रीज इफ। तो जो क्वालिटी फैक्टर होता है सबसे पहले तो हम लोग क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 1/r अंडर रूल L/C। ठीक है, ये क्वालिटी फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वालिटी फैक्टर का मान कब बढ़ेगा, यदि हम लोग
क्या कह रहा है, आर इंक्रीजेज, अगर आर का मान बढ़ा देंगे तो क्वालिटी फैक्टर का मान कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आर डिक्रीजेज, अगर आर का मान कम करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर का मान बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, द फेजर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज फॉर वी एल वी सी एंड वी आर। तो ये कह रहा है कि इनमें से जो दिए हैं इनमें से कौन से होंगे जो 180 डिग्री, कौन सा पेयर होगा जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा वी एल वी सी एंड वी आर में। तो हम लोग देखेंगे कि जो वी आर होता है, ठीक है, वी आर दोस्तों फेज में होता है, ठीक है, आई के, एंड जो वी एल होता है, वी एल होता है वो आई से 90 डिग्री क्या करता है दोस्तों, लीड करता है। ठीक है, वी एल जो वी एल होता है वो आई से 90 डिग्री लीड करता है, एंड जो वी सी होता है वो आई से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, ये 90 डिग्री पीछे रहता है वी सी, एंड वी एल 90 डिग्री आगे रहता है। तो यहाँ से जो आउट ऑफ फेज होगा 180 डिग्री वो किसके किसके बीच में बन जाता है दोस्तों, तो वो होता है वी एल एंड वी सी के बीच में। तो क्या हो जाएगा, वी एल एंड वी सी। अगला क्वेश्चन, इफ इम्पीडेंस Z1 इक्वल टू 30 एंगल 30 डिग्री एंड Z2 इक्वल टू 15 एंगल 15 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2। तो यहाँ पे दोस्तों इंटू के लिए आया, अभी हम लोगों ने एक अपॉन के लिए फॉर्म किया था सॉल्व, अब यहाँ इंटू के लिए, तो Z1 इंटू Z2 क्या बात की थी कि जो इंटू में होते हैं तो इंटू में तो उनकी रियल पार्ट को इंटू में गुणा कर देते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जो एंगल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 450। ठीक है, एंड जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है कि इन द क्वेश्चन 8132, इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2। तब Z1 अपॉन Z2 की बात किया, तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या कहा कि Z1 अपॉन Z2 कैसे निकालेंगे, कि जो रियल पार्ट उनको उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2, एंड यहाँ पे क्या होता है कि इसमें घटा देते हैं एंगल को, तो 30 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 एंगल 15। ठीक है, 2 पोलर 15 एंगल कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज इंडिकेटेड बाय ए नॉर्मल यूनिवर्सल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो एसी की वैल्यू होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूनिवर्सल, कैसे जनरली कौन सी वैल्यू जो होती है मेजर की जाती है, तो वो होती है दोस्तों आई आर एम एस। ठीक है, आर एम एस वैल्यू मेजर करती है, मैक्सिमम जो हम लोग मेजर करते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, वो आर एम एस वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन इन वोल्ट्स बाई एक्सप्रेशन V बराबर 326 साइन 314 टी, इट्स आर एम एस वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी आर। तो जो ये एक्सप्रेशन दी जाती है तो उसमें जो ये वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों क्या, मैक्सिमम। ये क्या एक्सप्रेशन होती है, वो होती है वी एम बराबर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ टी। तो यहाँ पे हम लोग जो वी एम बराबर दिया है, कितना दिया है, वी एम बराबर दिया है 326। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वी आर एम एस निकालेंगे, तो वी आर एम एस बराबर क्या होता है, वी एम बाई रूट टू, तो 326 अपॉन रूट टू। ठीक है, 326 अपॉन रूट टू। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका मान आता है वो आएगा लगभग 230 वोल्ट के समथिंग। ठीक है, तो 230 वोल्ट हो गया वी आर एम एस वैल्यू। ठीक है, 230 वोल्ट के आसपास वी आर एम एस वैल्यू हो गई। अब इसकी हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो 2 पाई एफ टी कंपेरिजन करके ये हो जाएगा 314 टी। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल हो जाता है, एंड एफ बराबर ये निकलेगा 314 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो जब हम लोग एफ बराबर क्या निकालेंगे, 314 अपॉन 2 पाई का मान रखेंगे 3.14, 2 अंक तक ही। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर हो जाएगी, 314 से 314 कटेगा तो ये कट जाएगा 100 बार। ठीक है, 2 से 100 काटेंगे कट जाएगा 50 बार, तो ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज एंड वोल्टेज हो जाएगा 220 वोल्ट आर एम एस वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फिगर 8.26 shows the current and voltage wave from of a circuit element, the circuit element used is। तो ये जो सर्किट दिया है, तो ये जो करंट एंड वोल्टेज का वेव फॉर्म दिया है सर्किट एलिमेंट का, तो वो ये सर्किट किसके लिए दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है कि जो V एंड I है, ठीक है, वो सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम फेज में है। ठीक है, इनमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, तो और फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री किस में होता है, कि जिसमें ओमिक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, उसी में जो
करंट एंड वोल्टेज होते हैं वो एक फेज में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ओमिक रेजिस्टेंस, जो ये फिगर दिया हुआ है तो ये ओमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो सर्किट होगा उस सर्किट के एलिमेंट को ओमिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो V बराबर ये दिया है वी मैक्स साइन थीटा, एंड आई का जो एक्सप्रेशन है वो दिया है आई मैक्स साइन थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आई का एक्सप्रेशन है वो वोल्टेज से अल्फा एंगल लीड कर रहा है, ठीक है, प्लस में है, तो जो आई है वो लीड में हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कॉज अल्फा लीडिंग, तो इसका जो पावर फैक्टर होगा तो वो लीडिंग होगा, क्योंकि जो लीड एंड लैग का हम लोग कॉन्सेप्ट निकालते हैं वो करंट के हिसाब से निकालते हैं कि करंट वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग कर रही है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर आ जाएगा वो होगा कॉज अल्फा लीडिंग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी वोल्टेज कंज्यूम्ड 50 वाट, दिस इज ड्यू टू। तो क्या कह रहा है, दोबारा देखेंगे कि ए प्योर कैपेसिटर, ये बोल दिया प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी वोल्टेज कंज्यूम 50। जब प्योर कैपेसिटर बोल दिया दोस्तों तो वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। हम लोग जानते हैं कि जो प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर होते हैं वो पावर की खपत नहीं करते हैं, वो हाफ साइकिल में जितना पावर लेते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना पावर लेते हैं वो नेगेटिव हाफ साइकिल में उतना डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे उनका जो एवरेज पावर कंजप्शन होता है वो होता है 0-1 साइकिल का, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, तो जो ये स्टेटमेंट दिया है देखेंगे ऑप्शन डी, तो द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगला क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज ऑलवेज, जो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर होता है वो ऑलवेज कैसा होता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं दोस्तों जो वोल्टेज एंड करंट के बीच में डीसी सर्किट में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, तो जो पावर फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों ऑलवेज यूनिटी। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर एंड कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सर्किट वोल्टेज एंड करंटेज, तो जो अपरेंट पावर का प्रोडक्ट होता है एंड कोसाइन एंगल का, तो वो पावर कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों ट्रू पावर, ठीक है, जो P बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ 50 हर्ट्ज करंट साइन वेव हैविंग RMS वैल्यू ऑफ 60 एम्पियर एज, तो उसके लिए क्या इक्वेशन होगी, जो इसकी RMS वैल्यू इतनी दी है दोस्तों एंड जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो हम लोग अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो 50 हर्ट्ज के लिए अगर फ्रिक्वेंसी दी है तो उसकी जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी दोस्तों, साइन 314 टी, ठीक है। तो 314 टी तो हम लोग देख लेंगे कि दो ऑप्शन में है, तो हो जाएगा 314 टी। अब ये जो वैल्यू दी है RMS, इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, तो आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, जो IRMS बराबर होता है वो होता है IM/√2, ठीक है। तो IRMS दिया है कितना, 60, ठीक है, तो 60 इंटू √2 बराबर आई मैक्स, तो आई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, √2 का मान रख देंगे 1.414, तो इसका हम जो लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जो हम लोग इंटू करेंगे तो लगभग आएगा कितना, 84.84, ठीक है। जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो आएगा 84.84 साइन 314 टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एसी सिग्नल इज, तो जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है वो होती है दोस्तों हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, एन एसी वोल्टेज इज इम्प्रेस्ड अक्रॉस ए प्योर resistance of 3.5 ओम इन पैरेलल विथ ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ इम्पिडेंस ऑफ 3.5 ओम। तो एक एसी वोल्टेज अगर अक्रॉस जुड़ा हुआ है, एक रजिस्टर प्योर रेजिस्टेंस एंड एक प्योर इंडक्टेंस, ठीक है, एंड जो 3.5 ओम के हैं, जो दोनों की वैल्यू सेम है, तो उनमें जो करंट होगी तो बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कैरी इक्वल करंट, ठीक है, दोनों जो करंट होंगे वो इक्वल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज reduced to 1/2 द करंट विल, तो क्या कह रहा है कि अगर एक इंडक्टिव सर्किट है तो अगर वो फ्रिक्वेंसी रिड्यूस कर देता है, तो हम लोग इंडक्टिव सर्किट में XL बराबर क्या होता है, ये होता है दोस्तों 2πfl, तो अगर फ्रिक्वेंसी को आधा कर देंगे तो XL का मान भी आधा हो जाएगा, ठीक है, तो XL भी XL/2 हो जाएगा। तो जब जो करंट होगी तो पहले V/XL होगी, जब अगर फ्रिक्वेंसी आधी कर देंगे तो XL/2 हो जाएगा, तो जो करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी 2V/XL, ठीक है, तो दुगनी हो जाएगी पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो करंट का क्या मान क्या होगा, बी डबल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रिक्वेंसी रिड्यूस टू 1/2 द करंट विल, तो जब कैपेसिटिव सर्किट है तो कैपेसिटिव सर्किट में जो XC होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी का, फ्रिक्वेंसी को आधा कर देंगे तो जो XC है उसका मान हो जाएगा दोगुना, ठीक है। जब उसका मान दोगुना हो जाएगा तो जो करंट होगी
आई, ठीक है, आई बराबर वी अपॉन एक्स सी का मान जब दुगना हो जाएगा तो जो करंट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी हाफ टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी रिड्यूस्ड बाई हाफ। अगला क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द अपरेंट पावर, एक्चुअल पावर एंड रिएक्टिव पावर इज गिवन बाई। तो ये जो दिए हैं इसमें रिलेशन कौन सा होता है, तो रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है दोस्तों कि केवीए बराबर होता है, अंडर रूल के अंदर क्या होता है, किलोवाट का स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर, मतलब अपरेंट पावर बराबर होता है एक्चुअल या रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर दोनों का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी देखेंगे कि अपरेंट पावर इक्वल टू होता है अंडर रूल के अंदर एक्चुअल पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन एंड इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट passes थ्रू एन ओमेग रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्टेड इनटू हीट इज। तो जो एक अल्टरनेटिंग करंट अगर हम लोग ओमेग रेजिस्टेंस से पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होती है हीट के रूप में, तो वो कौन सी पावर होती है दोस्तों, तो वो होती है ट्रू पावर, ठीक है। जो ट्रू पावर होती है वही कन्वर्ट होती है हीट के रूप में एक ओमेग रेजिस्टेंस में, ठीक है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा एसी फंडामेंटल्स सर्किट्स एंड सर्किट थ्योरी का पार्ट थर्ड, ठीक है। तो जिसे भी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ठीक दोस्तों, धन्यवाद।